भाई पहले लास्ट क्लास का रिकॉल करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें कर ली थी। यार लास्ट क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कल की क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था वीडी इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम इंटू टाउ, जो हमारा ये रिलैक्सेशन टाइम था। सिमिलरली हमने करंट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, एन ई ए वी डी। सिमिलरली मेरे को याद दिला दो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? M in L upon एम M is एल डिवाइडेड बाय एन ई N E स्क्वेयर। square A2. वेरी गुड। तो यार इससे हमें क्या पता चला था? यार किसी के साइड से साउंड आ रहा है क्या? नहीं तो यार इससे हमें क्या पता चला था कि यार रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और यही हमारी मतलब हेडिंग थी कि भैया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। और क्या फाइनल फॉर्मूला आया था हमारे पास? रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। जहां पे मैंने अल्फा बता दिया था, अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ करता था। तो सब चेक कर लो भैया, लास्ट क्लास तक का किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर अब टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन, चलो बढ़िया। इस पे न्यूमेरिकल्स अभी थोड़ी देर बात करेंगे आराम से, इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। पहले हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं भैया। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलो यार, सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आपको टेंथ क्लास की कुछ चीजें याद हैं या नहीं, जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाई हैं? पायल माइक म्यूट प्लीज। भैया जैसे कि मैंने आपको ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया, लेकिन क्या मेरे को ओम्स लॉ पढ़ाना पड़ेगा? ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? V is equal to V IR. इक्वल टू आई। V इक्वल्स टू आई आर। मतलब अगर देखा जाए तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था? ओम्स लॉ ने कहा था कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, मतलब मैं अगर बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते चले जाऊं, तो मतलब वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा चार्जेस पे, तो हमारे करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करके कांस्टेंट लगाना होता है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है भैया? वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है। अब इस पे है ना टेंथ क्लास की चीजें हैं, बस मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ कि अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या सेम रहेगा? सेम ही रहेगा। भाई वेरी गुड। काफी लोग क्या कहते हैं, काफी लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से लगता है कि सर आपने वी की वैल्यू बढ़ाई है तो आर की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, इधर आर तो कांस्टेंट है। ये आर एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्सटर्नल चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वायर ली, एक कंडक्टर लिया ये वाला। भाई सपोज पहले मैंने इससे फ्लो कराया 5 एम्पेयर्स और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। लेकिन अगर मैं इससे करंट फ्लो कराने लग जाऊं 10 एम्पेयर्स, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? सर सेम भैया रहेगी। इसकी वैल्यू अभी भी सेम ही रहेगी, टू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब एक चीज याद रखो, हमारा रेजिस्टेंस ना तो करंट पे डिपेंड कर रहा है, ना तो हमारा रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन पोटेंशियल और करंट ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे? भैया अगर अभी इधर रेजिस्टेंस 2 ओम्स है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम्स कर दूं, तो फिर भैया करंट इससे भी कम फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वी की वैल्यू रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेजिस्टेंस किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या रिपीट करनी है किसी के लिए? Done. डन, गुड। तो एक बार लास्ट रिपीट कर देता हूं, चेक करना। मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल, करंट ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे, इनकी दुनिया रेजिस्टेंस पे चलती है। लेकिन रेजिस्टेंस अपने आप में ही एक बड़ी चीज है, वो कहता है मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। तो रेजिस्टेंस ना तो करंट पे डिपेंड करेगा, ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो एज इट इज रहेगा। वो बस किस पे डिपेंड करता है भैया? वो डिपेंड करता है उसके फिजिकल डायमेंशंस पे,
और किस पे डिपेंड करता है? एरिया। मैं वही फिजिकल डायमेंशन मतलब एरिया और लेंथ, और साथ के साथ वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो 10th क्लास की चीज है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, कि भैया फिजिकल डायमेंशन लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है और मटेरियल रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट आपसे ये कर रहा हूं कि ये सब चीजें तो 10th क्लास की मतलब इतनी बार पढ़ी हुई है, तो ये चीजें पता होंगी। डन है? यस सर। चलो गुड, बढ़िया। अब यार एक चीज बताओ, 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन यूज करते थे, और दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े हैं हमने। एक होता था सीरीज एंड सीरीज, वेरी गुड, Mhm. सीरीज एंड पैरेलल। तो मेरे को आप ये बताओ, हम रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्यों जोड़ते हैं? मतलब कॉम्बिनेशन का यूज क्या है? भाई कॉम्बिनेशन का यूज ये है कि कभी कभी हमें एक सिंगल चीज रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं दे पाती, रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं दे पाती, तो हम उसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मेरे को चाहिए रेजिस्टेंस 10 ओम्स, मेरे को है ना कोई एक इलेक्ट्रिक डिवाइस बनानी है, उसमें मेरे को रेजिस्टेंस 10 ओम्स चाहिए, लेकिन अब सिंगल रेजिस्टेंस मेरे को मिल नहीं रहा 10 ओम्स का। भैया मेरे को रेजिस्टेंस मिल रहे हैं दो दो ओम्स के, तो मेरे को बताओ दो दो ओम्स के रेजिस्टेंस अगर मिल रहे हैं तो उसको 10 ओम्स कैसे बनाया जाएगा? Five is भैया equal ऐसे to 5 रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट कर दूंगा? मैं सीरीज में series. कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐसे 5 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, तो भैया मेरे को रिक्वायर्ड वैल्यू जो थी वो मिल जाएगी, दैट इज 10 ओम्स। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका भी ध्यान दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब कि भैया हम इन सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से, और ये सिंगल रेजिस्टेंस वही वैल्यू देगा जो इनका कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितनी वैल्यू दे रहा है? 10, तो अब ये Mhm. सिंगल रेजिस्टेंस वो 10 वैल्यू देगा। क्या आपको इक्विवेलेंट और कॉम्बिनेशन का यूज समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो यार यही सेम चीज हम सेल में कर रहे हैं। यार मेरे को है ना बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन मेरे को बहुत अलग वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू मेरी अलग है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स को कॉम्बिनेशन में जोड़ना शुरू कर दूंगा। जैसे आपने देखा होगा टॉर्च, टॉर्च के अंदर हम एक सेल नहीं डालते हैं, दो सेल, किसी किसी टॉर्च में 3 सेल डालते हैं, तो वो यस एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। टॉर्च लाइट में हम 2 या 3 सेल क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक सेल इतनी एनर्जी या इतना पोटेंशियल नहीं दे पा रहा है जितना मेरे को रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा भैया, 2-3 सेल सीरीज में यूज करना लग जाऊंगा और रिक्वायर्ड अपना कॉम्बिनेशन यूज कर लूंगा। ये लो तनिष्का प्रीवियस स्लाइड नोट डाउन कर लो भैया। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूज करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस तो ये वाला था जो हमने कल की क्लास में किया। यहां लिख देता हूं। तनिष्का आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है। ठीक है, डन। चलो तो आज भैया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? भैया सबसे पहला हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। यार याद रखना ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अब की बार ये मतलब उसमें भी आया हुआ है एग्जाम में, नीट और मेंस एग्जाम में भी आया था, तो प्लीज चेक कर लेना। चलो यार मैंने क्या किया, फिर से याद रखना, आपको किरचॉफ रूल ही लगाना है अल्टीमेटली। मैंने एक सेल लिया, ये दूसरा सेल लिया, और ये दो सेल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। ठीक है, ये वाला ले लो भैया कि इसका ईएमएफ है E1, इसका ये कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट ले लो B, और ये पॉइंट ले लो C। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों ईएमएफ्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे या एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। मतलब ये दोनों बैटरीज करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कराएगी या अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो कराएगी, पहले तो ये चेक करके बताओ। सेम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि बैटरी हमेशा कौन से टर्मिनल से करंट फ्लो कराना शुरू करती है? पॉजिटिव से। Positive term. तो भैया बैटरी 1 के लिए करंट की डायरेक्शन क्या जा रही है कि भैया करंट निकलना शुरू कर रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इसके लिए भी तो करंट लेफ्ट की तरफ ही निकलना शुरू कर रहा है। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, तो याद रखना इसका मतलब ये दोनों बैटरी एक दूसरे को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो अब देखते हैं भैया किस किस को कितना याद है। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं भाई, ध्यान देना। मैं लिखना चाह रहा हूं VA माइनस VB। तो मेरे को बताओ इक्वेशन क्या लिखूं मैं? भैया मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या इक्वेशन लिखी थी हमने? EMF माइनस IR1।
याद रखना ये टोटल करंट फ्लो कर रहा है दोनों बैटरीज की वजह से। सिमिलरली अगर मैं VB माइनस VC लिखूं तो क्या इक्वेशन आएगी VB माइनस VC में? E2 माइनस IR2। यार क्या हुआ आज, मेरे को एनर्जी नहीं दिख रही है, क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो डन। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और एक जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या? कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट EMF माइनस टोटल करंट इनटू R इक्विवेलेंट। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन हमने पहले प्रूफ करी हुई है डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी केस में। तो पहले तो क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2। भैया जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा VA माइनस VC, क्योंकि VB माइनस में है, VB पॉजिटिव में है, ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे। तो हमारे पास आएगा EMF1 प्लस EMF2, इन दोनों को मैंने साथ में रख लिया, माइनस दोनों में करंट सेम आ रहा है तो करंट मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच गया R1 प्लस R2। अब इसको कंपेयर करो थर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद इक्वेशन थर्ड। तो मेरे को बता दो, जब थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो इक्विवेलेंट EMF मतलब टोटल पूरे सर्किट का टोटल EMF कितना आ रहा है? E1 प्लस E2। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? R1 प्लस R2। तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि सीरीज के केस में हम क्या करते हैं भैया, EMFs को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐड तब करेंगे जब वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं? भैया एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे का किससे कनेक्ट होना चाहिए? पॉजिटिव से। टर्मिनल के साथ। तो मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में EMFs ऐड हो जाएंगे और रेजिस्टेंस तो हमेशा ही ऐड होगा, R1 प्लस R2 जैसे सीरीज में फाइंड करते थे। तो जैसे आप मेरे को इसको नोट डाउन कर लेना, एक मिनट होल्ड रख लो प्लीज। जैसे मैं आपको ये वाला केस दे रहा हूं, आप मेरे को बताना इसमें आंसर क्या लिखूं मैं। ये EMF1, ये EMF2, इसको ऐसा करते हैं, पोलैरिटी चेंज कर देते हैं आपके लिए। भैया इसको ऐसा कर लो, ये EMF3 और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये एक एग्जांपल से करा रहा हूं। तो मेरे को बताओ इसके अंदर इक्विवेलेंट EMF में कितना लिखूं? चलो बताओ, इक्विवेलेंट EMF कितना लिखूं? टोटल EMF। भाई क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? फाइनल EMF कितना लिखूं? Sir, भाई साथ आकाश, साथ है. वेरी गुड। तो आप देखो कौन कौन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं E1 देखूं तो E1 इधर करंट फ्लो कराएगा। E3, अच्छा मैंने दोनों को E3 वो 2 लिख दिया, E3 क्या करेगा? E3 भी इधर ही करंट फ्लो कराएगा, लेकिन एक अकेला E2 क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है। तो भैया E1 और E3 ये तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन E2 क्या कर रहा है? इनको फेवर में नहीं, अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। और टोटल EMF टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इन सबका एडिशन? क्या अभी ये क्लियर हो गया कैसे लिखनी है इक्वेशंस? Yes. Yes, sir. डन। Yes. एक बार आप इक्वेशन चेक कर लो यार, आपने इक्वेशन गलत लिखी है, दो बैटरी सही लगाई है, एक बैटरी गलत लगाई है बस मैंने। तो वो उस बैटरी को, Previous slide. हाँ प्रीवियस स्लाइड कर रहा हूँ तनिष्का। तो लो भैया, अब नोट डाउन करना शुरू करो, मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि A से B तक की मैंने डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी की इक्वेशन लिखी E1 माइनस IR1। फिर B से लेके C तक की भी मैंने देखा बैटरी डिस्चार्ज ही हो रही है, बैटरी करंट दे रही है, तो मैंने लिखी डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन E2 माइनस IR2। और एक जनरल इक्वेशन क्या है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेट EMF माइनस नेट करंट इनटू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो VB कैंसिल हो गए, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। फिर मैंने बस थर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, तो मेरे को टोटल EMF मिल गया कि टोटल EMF हमेशा ऐड करना है और टोटल रेजिस्टेंस भी हमेशा ऐड करना है। आप इसको नोट डाउन करो और मेरे को एक मिनट दो प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक है तनिष्का, आपको ये नोट डाउन हो गया है? Yes. ठीक है, इसलिए मैंने कहा था वो Done. इक्वेशन डन। चलो भैया, तो आई होप सबको क्लियर हो चुका है। ये तो बस एक एग्जांपल दिया था। आ जाओ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। भैया नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पूरा डिराइव नहीं करेंगे, पूरा डिराइव नहीं करेंगे, बहुत लंबी डेरिवेशन टाइप है। मैं आपको बस फाइनल आंसर बताऊंगा, आपको बस वही चेक करना है। भाई पैरेलल के केस में Yes, हमने क्या sir. किया? वेरी गुड। पैरेलल केस में हमने दो बैटरीज को एक के ऊपर एक इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये एक बैटरी, ये इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सर्किट यहाँ पे ये दूसरी बैटरी इस तरीके से। इस वाले पॉइंट को ले लो पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट को ले लो पॉइंट बी। ये ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लीज आप चेक करके बताना किस किस को डाउट है। भैया मैं VA माइनस VB लिख रहा हूं, दोनों बैटरी ही करंट देंगी और दोनों बैटरी करंट सेम डायरेक्शन में दे रही है। हाँ जतिन, रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब है डिफिकल्टी इन ट्रैवलिंग ऑफ करंट। तो चाहे बैटरी उल्टी लगाई हो चाहे सीधी लगाई हो, करंट को तो उतनी ही डिफिकल्टी फील होगी, उतना ही रास्ता ट्रैवल करना पड़ जाएगा। तो VA माइनस VB इस इक्वेशन में क्या लिखूंगा? भैया VA माइनस मतलब B से A तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो ऊपर वाले से चले जाओ या नीचे वाले से चले जाओ। तो मैं दोनों इक्वेशंस लिखूंगा। पहले लिखूंगा कि भैया ये हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। I1 क्या है? I1 जो इसने करंट दिया, इसने करंट दिया होगा I2, और यहाँ पे टोटल करंट आ रहा होगा I। जितना करंट बाहर निकल रहा है उतना ही करंट फिर से एंटर करेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जितना करंट बाहर निकलता है उतना करंट एंटर। तो फिर से दूसरी इक्वेशन VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा? E2 माइनस I2 R2। प्लीज सब लोग चेक करके बताओ दोनों इक्वेशंस में कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो चीजें Sir, थोड़ी सी clear है. क्लियर है ना। अब इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट वे में जाएंगी। कैसे? आप क्या करोगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप I1 की वैल्यू निकालोगे। I1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? भैया सपोज मैं इसको डेल्टा वी लिख रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी माइनस, सॉरी उल्टा हो जाएगा, माई मिस्टेक, ये हो जाएगा E1 माइनस डेल्टा वी बाय R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा E2 माइनस डेल्टा वी बाय R2। फिर मैं इक्वेशन यूज करूंगा कि I1 प्लस I2 ये टोटल किसके बराबर होगा? टोटल करंट I के बराबर होगा। जब आप यहाँ पे I1 की वैल्यू रख दोगे ऊपर से और यहाँ पे I2 की वैल्यू रख दोगे तो एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी। जब एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी तो आप सारे टर्म्स को एक साथ लाने की कोशिश करना, मतलब जिसमें EMF आ रहा है उनको एक साथ लाना, जिनमें इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है उन सबको एक साथ लेके आना। अब बस मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, तो प्लीज फाइनल आंसर चेक करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। भैया मैं कंपेयर करूंगा उसको, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू इक्वलेंट EMF माइनस टोटल करंट इनटू R इक्वलेंट। तो हमने देखा कि यार ये इक्वलेंट EMF कितना आ रहा है, तो इक्वलेंट EMF आएगा, याद रखना, E1 R2 प्लस E2 R1, मतलब EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस उल्टे उल्टे, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहां पे भी बीच में एडिशन कब लगेगा? जब भैया दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जाके एड अप हो रहे हैं, I1 इधर जा रहा है I2 इधर जा रहा है और ये Sir. ऐड हो रहे हैं, अदरवाइज बीच में माइनस कर दोगे। Yes, sir. और हमने देखा R इक्वलेंट कितना आ रहा है, R इक्वलेंट आ रहा है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब एक तरीके से वही आ रहा है जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो भैया ये आपको याद Yes, रखना है। sir. डन। अब आप पूछो सर ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सी है इन दोनों में से, ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है? तो भैया पैरेलल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, पैरेलल वाला, कि इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा। ये लो प्रीवियस स्लाइड कर दी है, सब स्टेप्स नोट डाउन करो और कोई डाउट है तो पूछो। क्रिस्टल क्लियर है, थैंक यू सो मच तनिष्का मैडम। भाई देखो मैं बीच बीच में नाम नहीं लेता हूं जैसे पहले लिया करता था। आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोग अब इतना तो मतलब हो भैया फ्रैंक फ्रेंडली कि आप आराम से खुद से डाउट पूछ लोगे। ये मत करना कि मेरे को सबका नाम ले लेके बोलना पड़ रहा है कि भैया डाउट तो नहीं है।
Sir, next slide. नेक्स्ट स्लाइड, चलो डन। पैरेलल वाला रिपीट करना है, गुड मीनाक्षी मैडम, ऐसे बोल दिया करो भैया जब भी कोई डाउट हो तो। एक मिनट तनिष्का मैडम, मतलब रुक जाओ भैया, मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। देखो पैरेलल वाले में क्या हो रहा है, दो बैटरीज ली, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। पहली वाली बैटरी करंट देगी अपना कुछ ना कुछ I1, ये वाली बैटरी देगी कुछ ना कुछ करंट I2। दोनों की डायरेक्शन, ये जंक्शन पॉइंट है ए, मेरे को बताओ दोनों जंक्शन पॉइंट ए पे करंट एंटर कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं? तो मैंने देखा I1 भी एंटर कर रहा है, I2 भी एंटर कर रहा है, तो ये दोनों करंट ऐड होंगे और मेरे को एक टोटल करंट मिलेगा I। तो ये दोनों करंट ऐड हो रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात कि ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, इसलिए ऊपर भैया पॉजिटिव साइन लग रहा है, क्योंकि ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। अब क्या करना है, मेरे को ए से बी तक की इक्वेशन लिखनी है, लेकिन ए से बी तक दो बैटरीज डिस्चार्ज हो रही हैं, दो बैटरीज डिस्चार्ज हो रही हैं, तो मैं सबसे पहले ऊपर वाली बैटरी के लिए इक्वेशन लिख दूंगा, जो डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी की इक्वेशन होती है, ईएमएफ माइनस IR1। इधर करंट अलग अलग है, तो EMF1 माइनस I1R1। सिमिलरली दूसरी नीचे वाली बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, तो उसके लिए भी यही इक्वेशन आएगी कि E2 माइनस I2R2। अब मैंने क्या कर दिया भैया, इस पहली वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया और I1 निकाल लिया। तो I1 निकालूंगा तो देखो क्या आएगा भैया, डेल्टा वी इधर आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा E1 माइनस डेल्टा वी बाई R1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से I2 निकाला, तो I2 आया E2 माइनस डेल्टा वी बाई R2। फिर लास्ट स्टेप में क्या करोगे, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I, तो I1 की वैल्यू रख देना, I2 की वैल्यू रख देना, इक्वल्स टू I। एक लंबी सी इक्वेशन मिलेगी। टर्म्स को रीअरेंज करना है, ईएमएफ वाले टर्म को सबको एक साथ रखना है, रेजिस्टेंस वाले टर्म को एक साथ रखना है, ताकि हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकें। और जनरल इक्वेशन क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू नेट ईएमएफ माइनस नेट करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल। तो जब मैंने इक्वेशंस को कंपेयर किया तो मेरे पास टोटल ईएमएफ कितना आ रहा है इस केस में, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, जो पैरेलल के केस में फॉर्मूला होता था वही आ रहा है। मीनाक्षी अब क्लियर है आपको? डन, वेरी गुड। Yes, sir. जिज्ञासा आपका डाउट है सर, अगर कॉम्बिनेशन दोनों में गिवन है, सीरीज और पैरेलल में अरेंज होकर, बिल्कुल जिज्ञासा हमें वो भी करना है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि बैटरी सीरीज में भी कनेक्ट होगी और पैरेलल में भी कनेक्ट होगी। ये डाउट है ना आपका जिज्ञासा? Yes, sir. ठीक है, डन, अभी वो भी करते हैं। लेकिन इससे एक रिलेशन प्रूफ करो पहले तो। अब रिलेशन क्या है वो ध्यान दो भाई, थोड़ी प्लीज स्पीड बढ़ाओ भैया। अब रिलेशन क्या है, अज्यूम कर लो कि भैया इफ दोनों बैटरी का ईएमएफ सेम है और दोनों बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो मेरे को बताओ ई इक्विवेलेंट कितना आएगा और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ अपने आप। मैं कह रहा हूं दोनों ईएमएफ भी सेम है, दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है भैया? E1R1 क्योंकि E1 E2 दोनों सेम है, R2 R1 सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, E1R1 प्लस, इसको भी क्या लिख दूंगा मैं, E1R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ ER1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1, कट गया सब कुछ, हमारे पास नेट ईएमएफ E के बराबर आएगा। सिमिलरली R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा इस वाले फॉर्मूले में भैया, R1 स्क्वेयर बाय 2R1, कट गया तो मेरे पास आया R1 बाय 2। भैया अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखो मैं इसे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि ये आगे काम आएगी। अब मिक्स ग्रुपिंग में समझो पहले कहानी को एग्जाम्पल से, फिर नोट डाउन करना आराम से बैठ के। भैया अगर मैं मल्टीपल बैटरीज ले रहा हूं, ये सपोज मेरे पास मल्टीपल बैटरीज है, मैंने 4 ले ली, 5 ले ली, 10 ले ली, 20 ले ली, जितना अज्यूम करना है उतना करो। मैं कह रहा हूं सबका ईएमएफ सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। सपोज मैंने ये 4 बैटरीज कनेक्ट करी हैं, तो भैया इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा भैया, इन सबका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही आएगा, चाहे 4 कनेक्ट करूं चाहे 10 कनेक्ट करूं। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय जितने रेजिस्टेंस है आपके पास, R/4 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको जो मैंने प्रूफ कराना चाहिए? यस सर। डन भाई, बहुत बढ़िया। तो बस ये लो, नोट डाउन करो इस वाले को और कंप्लीट कर दो।
Done, sir. डन, वेरी गुड ऋतिका। No, sir. कर लो Yes, sir. आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। भाई मैंने तो आज ही नोटिस किया हमारे बैच में 3 वंशिका है, वंशिका राणा, वंशिका कटोच एंड वंशिका गुलेरिया। ओके, एक और 4। ओह, वंशिका बैच घोषित कर दें इसे, Yes, sir. है ना? क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, इतनी सारी वंशिकाएं हो गई हैं। और कौन किस किस का नाम है? कोमल भी बहुत ज्यादा है हमारे बैच में, लेकिन 2 ही कोमल है। चलो भैया, वैसे मैंने देखा है सबके रिप्लाईज आते हैं, कुछ एक दो बच्चे ही हैं जिनके रिप्लाईज नहीं आते बिल्कुल भी, जैसे तरुण, मैंने कभी तुम्हारा आंसर मतलब वो नहीं देखा, तुम्हें रिप्लाई कुछ या कुछ पूछते हुए। तरुण हो गया, श्रेया तुम भी बिल्कुल बहुत ही कम, बाकी तो फिर भी सबका ठीक ठाक है। सिमरन भी 3 है, हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल। रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस जैसा था सीरीज और पैरेलल वाला वैसी ही चीजें चलती आ रही है जी मैडम। अरे तनिषा मैडम कोई बात नहीं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ भाई। चलो मैं बढ़ जाऊं नेक्स्ट पे यार, फटाफट बता दो, इरेज कर दूं ना इसे। चलो भाई डन। Yes. योगिता भी 2 है, लेकिन एक योगिता ने तो ऑडियो कनेक्ट नहीं किया होगा। चलो अब भैया लिखो हेडिंग, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट। ऋत्विका, मेरे को आपके डाउट्स मिल गए हैं मैथमेटिकल टूल्स के, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स इतना भी डीपली इन्वॉल्व मत हो जाओ, जितना काम का है उतना ही मेनली करो, बाकी वो डाउट्स करवा दूंगा एक एक करके। बाकी नहीं तो कोशिश करूंगा कि अगर राघव सर का भी अवेलेबल हुए तो वो भी आपके डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट। प्लीज इसमें लिखो सबसे पहला क्या है। सबसे पहला हम कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहो तो भैया कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट मतलब अब क्या कर रहे हैं हम, सेल्स को सीरीज और पैरेलल में तो कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब उनको कब सीरीज में कनेक्ट करना है, कब पैरेलल में कनेक्ट करना है, हमें ये चीज चेक करनी है। तो आओ देखो, सबसे पहला है सीरीज कनेक्शन। भैया सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज चेक करते रहना कि ये मैंने मल्टीपल बैटरीज ली हैं, और इन सारी बैटरीज को मैंने किसी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक डिवाइस का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैंने उनको कनेक्ट कर दिया है। सारी बैटरीज का ईएमएफ सेम है, हम हमेशा सिंपलेस्ट केस ही लेके चलेंगे। सारी बैटरीज का ईएमएफ सेम है, सारी बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और मैंने ऐसे कितने सेल्स कनेक्ट किए हैं? भाई मैंने ऐसे n सेल्स कनेक्ट किए हैं। अब मैं फटाफट बोलते जा रहा हूं, चेक करो। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलेगा? भैया सीरीज में है तो E प्लस E जितने भी सेल्स से कनेक्ट करते जाओ, तो कितने सेल्स हैं? n सेल्स हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा? Ne। सिमिलरली मैं निकालूंगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो भैया ये हो जाएगा R प्लस R प्लस R, ये भी n तक जाएंगे, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? NR। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, पूरे सर्किट का, तो भैया फिर वो हो जाएगा कैपिटल R प्लस NR। यहां तक चेक करके बताओ किस किस को डाउट है। प्रतिभा NR/2 क्यों होगा? पैरेलल कनेक्शन थोड़ी है। डन। किसी को डाउट तो नहीं है कि भैया ये कैसे हुआ? इक्विवेलेंट ईएमएफ चेक करना, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करो, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चेक करो। चलो आई होप सबने। सर लास्ट में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R प्लस NR कहाँ से आया? R कहाँ से आया? ठीक है डन, रिपीट करता हूँ, चलो। Yes, sir. Repeat कर दो. हाँ रिपीट करना है यार। सबसे पहले देखो, आप अभी जो पीछे मैंने डेरिवेशन कराई उसी इसी चीज के लिए कराई है वो डेरिवेशन। मैंने आपको बोला कि भैया सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E1 प्लस E2 प्लस E3। और सारी बैटरीज अगर आप देखो, सारी बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो सबको ऐड करते जाऊंगा। टोटल कितने सेल हैं? n सेल से, तो n तक ऐड करते जाऊंगा मैं। तो यार इधर क्या करूंगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ E प्लस E प्लस E प्लस E n टर्म्स तक है, तो ये क्या हो जाएगा?
भैया एन ई हो जाएगा। Yes, जतिन sir. आपको यही डाउट है कि सर जब 4 होंगे तो 4 ई लिखेंगे। सर जब 4 ई है तो एन क्यों लिखा? अरे जतिन ये तो मैंने सिर्फ ड्रॉ 4 बैटरीज करी हैं। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे टोटल कितनी बैटरीज ली है मैंने, एन बैटरीज ली है। मैंने ड्रॉ है सिर्फ 4 करी हैं, क्योंकि इतनी सारी थोड़ी ड्रॉ कर सकता हूँ यार मैं डायग्राम में। यस सर। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल कैसे फाइंड करते थे? अभी डेरिवेशन कराई है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐड करते जाएंगे एन तक। तो R इक्विवेलेंट भी कितना आएगा? एन आर आएगा। अब चेक करके बताओ, किसी को पहली 2 इक्वेशंस तो को डाउट नहीं है ना? No doubt. चलो No, अब sir. तीसरे वाले में डाउट था, तो तीसरा वाला चेक करो कि कैसे वो टोटल हुआ। भाई मैंने आपको क्या कहा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब है कि उन सारे सेल्स को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल सेल ड्रॉ करूंगा, और इस सिंगल सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा? एनई। इसका सिंगल रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, सिंगल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एनआर। मैं कह रहा हूं इसको मैंने पूरे सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। जैसे एक बल्ब है, एक टॉर्च है, या एक टीवी रिमोट है, कुछ भी मैंने उससे कनेक्ट कर दिया है। तो मेरे को बताओ ये पूरा सर्किट सीरीज में आ गया या पैरेलल में आ रहा है? अब पूरा सर्किट Parallel. सीरीज में आ रहा है ना, एक ही तो सर, वायर चल सीरीज रही है, में। पूरी पूरी एक ही तो वायर चल रही है, सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना हो जाएगा? भैया 2 रेजिस्टेंस है सर्किट में, कैपिटल आर प्लस एन एन। NR. चलो बढ़िया, अब तो सबको समझ में आ ही गया। करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट का फॉर्मूला था टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। याद हो हमने पहले 1-2 क्लासेस में किया था, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ है एनई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर प्लस एन आर। बस यहां तक पहले कंप्लीट कर लो आप सब लोग, और जब कोई डाउट हो तो पूछो। पहले अब यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लो भैया कि ये करंट का फॉर्मूला आ गया कि जब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट कितना आएगा? इतना करंट आएगा, एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एन आर। Done, sir. डन, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमें क्या करना है? No, sir. हाँ कर लो आराम से। अब हमें क्या करना है, प्लीज आप एक बार नोट डाउन करो उसको एक बार प्लीज, और मेरे को 1 मिनट दो। जतिन प्रीवियस स्लाइड ये लो, प्रीवियस स्लाइड यार। जिज्ञासा मैडम, जो आप कह रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक बार आपको रिपीट करना है तो ठीक है, लास्ट में जैसे ही टाइम बचता है मैं आपको वो टॉपिक रिपीट करा दूंगा। जतिन हो गया? बढ़ू नेक्स्ट स्लाइड पे? डन सर। ये वाला भी कंप्लीट है? यस सर। Yes. चलो भाई आ जाओ, केसेस पे आ जाओ। हमें चाहिए याद रखना मैक्सिमम करंट। पहला, यार एक काम करो तुम है ना, अज्यूम कर लो कि भाई हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो टोटल आया है एनआर, वो बहुत ज्यादा बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। मतलब मेरी बैटरीज का जो रेजिस्टेंस आया है वो इस बल्ब के रेजिस्टेंस से भी बहुत बड़ा हो गया, या जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसके से भी बहुत बड़ा हो गया। तो यार इस केस में चेक करो ईएमएफ मतलब करंट कितना आ रहा है? भैया ऊपर तो होगा एनई। अब इन दोनों में से कौन सा कट जाएगा, कैपिटल आर या एनआर? जो छोटा होता है वो कटता है। तो भैया स्मॉल मतलब कैपिटल आर कट जाएगा तो ये आ जाएगा एनआर। ये कट गया तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ रही है ईएमएफ बाय आर। अब ध्यान देना, सेकंड केस, भैया मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा ले लिया इंटरनल रेजिस्टेंस से, सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से नहीं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो चेक करो अब करंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो भैया अब करंट की वैल्यू आएगी एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। मेरे को बताओ कौन से केस में आपको करंट ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले केस में या दूसरे केस में? सर दूसरे वाले में। दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरे वाले में न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। हो रहा है। वेरी गुड। तो भाई याद रखना यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि भैया जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम हमेशा अपने सेल्स की सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। आई रिपीट,
ये आपको भैया याद रखना पड़ेगा, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल कम पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पूछा जाता है। कि जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का बहुत बड़ा होगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हम सेल्स की कैसे ग्रुपिंग करेंगे? भैया उस केस में हम अपने सेल्स की सीरीज ग्रुपिंग करेंगे, ताकि हमें करंट ज्यादा से ज्यादा मिले। Yes, so चलो अच्छा डन। लगे wait, sir. ठीक है, कौन सा रिपीट करना है? सर लास्ट केस। लास्ट वाला। ऋत्विका, हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा लिया तो एनआर छोटा हो गया। जो छोटा होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एनआर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया? एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब इसमें न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं पहले दो केसेस में कंपेयर करूं और ये पूछूं कि तुमसे करंट कौन से केस में ज्यादा आ रहा है, तो आप कहोगे डेफिनेटली सेकंड केस में करंट ज्यादा आ रहा है। यस सर। तो हमें यही चाहिए था कि भैया करंट मैक्सिमम कैसे मिलेगा। तो याद रखना कि जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम हमेशा सेल्स की सीरीज ग्रुपिंग करेंगे ताकि हमें करंट ज्यादा मिले। ओके सर, क्लियर है। क्लियर है? डन। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, फिर अब पैरेलल वाले पे, पैरेलल ग्रुपिंग में। तो यार पैरेलल ग्रुपिंग में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना इधर। मल्टीपल सेल्स ले रहा हूं, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। और ऐसे मैं बहुत सारे सेल्स ले रहा हूं, बहुत सारे सेल्स, और उन सबको कनेक्ट करते जा रहा हूं पैरेलल में, इस तरीके से। और फाइनल फाइनल पूरा सर्किट किससे कनेक्ट कर रहा हूं? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से। इलेक्ट्रिक डिवाइस का मतलब क्या हो गया? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ऐसे मैंने कितने सेल्स लिए हैं भैया, याद रखो, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसे मैंने कितने सेल्स लिए हैं पैरेलल में? भैया मैंने एम सेल्स लिए हैं। जैसे एन होता है वैसे कोई दूसरा वेरिएबल एम। तो मेरे को बताओ इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? ME. एम ई नहीं आएगा। मैंने अभी आपको पैरेलल के केस में क्या बताया था कि चाहे आप, अच्छा मैंने वो स्लाइड ही रेस कर दी। मैंने पैरेलल केस में बताया था ना कि चाहे आप 10 सेल कनेक्ट करो, चाहे 20 सेल कनेक्ट करो, चाहे 40 सेल कनेक्ट करो, अगर सबका ईएमएफ सेम है तो पैरेलल केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है? ई ही आता है। तो इसलिए इधर भले ही चाहे एम सेल्स क्यों ना कनेक्टेड हो, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? ई, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम हो जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उतने टर्म से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने 4 ड्रॉ किए थे पहले, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन अब किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? एम से। तो अब क्या होगा? अब देखो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ध्यान दो इधर। भैया सारे सेल्स को रिमूव करके एक सिंगल सेल बना दो, सारे रेजिस्टेंस को रिमूव करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दो, और ये फाइनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका ईएमएफ हो गया ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर बाय एम, और ये हो गया कैपिटल आर। मेरे को बताओ अब ये पूरा सर्किट किसमें ब्रेक डाउन हो गया, सीरीज में या पैरेलल में? वेरी गुड, सीरीज में। भैया ये मत बोलना पैरेलल है, ये पूरा सर्किट डायग्राम अभी भी एक सीरीज में ही कन्वर्ट हो गया है। तो भैया पूरा सर्किट डायग्राम सीरीज में कन्वर्ट हो गया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? भैया दोनों को ऐड कर दो। R/M minus. तो चलो चेक करो अब यहाँ तक किस किस को डाउट है, और नोट डाउन कर लो। प्रतिभा तो आपका डाउट समझ में आ गया, आपका अभी डाउट क्लियर करता हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लो। सर क्लियर है। क्लियर है? तो प्रतिभा एक चीज चेक कर लो फिर से, ये चीज याद रखो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, काफी बच्चों को अभी भी डाउट है इसमें। आप प्लीज कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं ये फिर से इरेज कर दूंगा स्लाइड। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मैं एक सेल ले रहा हूं, मल्टीपल सेल्स, जैसे सपोज मैंने ले लिए 3 सेल ले लिए, इसका ईएमएफ सेम है, सेम है, सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, सेम है, सेम है, तो चाहे जितने मर्जी सेल्स क्यों ना कनेक्टेड हो, भैया मेरा इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ ई के बराबर ही आएगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर डिवाइडेड बाय जितने सेल्स कनेक्टेड हैं। तो कितने सेल कनेक्टेड हैं अभी? 3। तो 3
अगर मैं 3 की जगह 10 ले लूं तो मेरे को बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं और आर इक्विवेलेंट कितना लिखूं? E and R by 10. वेरी गुड। अब 10 की जगह बस मैंने एक वेरिएबल ले लिया m, तो बताओ अब कितना हो जाएगा? R by R by M. प्रतिभा आप क्लियर है? R by M. डन, गुड। चलो नोट डाउन कर लो भाई, वेरी गुड। जैसे ये पूरी स्लाइड नोट डाउन हो जाए चेक करके बता देना। Done. no sir. सर सबसे ज्यादा इफेक्ट सर्किट में किस पर पड़ेगा? सबसे ज्यादा जो सर्किट में इफेक्ट पड़ेगा वो करंट पे पड़ेगा। तो वही चीज हमें करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब यार हमारे पास करंट की इक्वेशन आ रही है ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस का अगर मैं एलसीएम लूं इस ऊपर वाली इक्वेशन का, तो ये आएगा एम आर प्लस स्मॉल आर बाय एम, तो वो एम ऊपर चले जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा एम आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एम। बस वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती है। तो अब इसमें फिर से दो केसेस कौन से? सबसे कम इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे कम इफेक्ट की अगर बात करो सर्किट पे, जो भी है, एक तो रेजिस्टेंस है जिसपे कोई चेंज नहीं है, सीरीज और पैरेलल जैसा था वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इफेक्ट जो भी पड़ रहा है कम या ज्यादा वो सिर्फ करंट पे पड़ रहा है। तो इधर अगर मैं करंट निकालूं सबसे पहला केस क्या लूंगा? सबसे पहला केस एम आर बहुत बड़ा है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो करंट कैलकुलेट करोगे तो भैया क्या आएगा? ये आएगा ई बाय आर। सेकेंड केस कि भैया मैं ले रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो करंट का फॉर्मूला आएगा एम ई बाय स्मॉल आर। तो मेरे को बताओ अब किस केस में करंट ज्यादा आ रहा है, पहले में या दूसरे में? दूसरे. अभी भी दूसरे वाले में, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो गया है। तो याद रखना कि भैया जब भी सीरीज वाले का जस्ट उल्टा है, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, एक सेल का नहीं, याद रखना एक सेल का नहीं, पूरे सर्किट का, जब इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा होगा, तो उस केस में करंट ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए हम कौन सी ग्रुपिंग करेंगे सेल्स की? पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। Yes, sir. चलो डन, गुड। तो सीरीज हो गई, पैरेलल हो गई, अब आएंगे लास्ट वाले पे, दैट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। Yes, sir. Done. डन, चलो बढ़िया। Yes, और मेरे को sir. लग रहा है आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही खत्म हो पाएगा हमारा, इससे ज्यादा तो हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। सर प्रीवियस स्लाइड कर दो एक ये लो बार। पायल। यस सर, डन। डन, ये लो नेक्स्ट। सर डन। तो भैया जैसे भी इसको मगअप कर सको कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जैसे मैंने बोला ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में ज्यादातर आ जाता है। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन विच टाइप ऑफ ग्रुपिंग वी हैव टू डू? तो ये हो जाएगी हमारी पैरेलल। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है बहुत तो सीरीज। Series. शालिनी आपको डाउट है सर, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली लाइंस रिपीट कर दो एक बार, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली लाइंस। ये वाला कह रहे हो क्या? नो सर, पीछे सर आपने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा सर्किट के ऊपर सर। पूरे सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? जितने रेजिस्टेंस हैं डिवाइडेड बाय जितने सेल्स हैं। यस सर। उसके बाद ये एक सर्किट इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया, तो हमें दिख रहा है कि अब ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में आ रहा है, तो इसलिए अब ये हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। डन, डन। डन। चलो भैया आ जाओ, ये इरेज कर रहा हूं, आ जाओ लास्ट वाले पे लिखो भैया थर्ड वाला केस, दैट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल आता है, अगर न्यूमेरिकल आया इस टॉपिक से तो वो मिक्स ग्रुपिंग पे आता है, और अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो फिर तो वो किसी पे भी आ सकता है। तो लेट्स चेक, एक मिनट। ये लो भैया मैंने क्या किया, इस तरीके से एक ही ब्रांच में बहुत सारे सेल्स कनेक्ट कर दिया, सबका ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और ऐसे मैंने बहुत सारी ब्रांचेस ले ली हैं।
मैंने क्या किया, ऐसे मैंने बहुत सारी ब्रांचेस ले ली। तो आप देखो ये सीरीज का भी केस बन गया, ये पैरेलल का भी केस बन गया, क्योंकि हर एक ब्रांच में बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं तो सीरीज, और ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो ये क्या बन गया, पैरेलल। तो एक काम करो, सबसे पहले मेरे को आप एक काम करके बताओ, एक ब्रांच का बताओ, सिर्फ एक ब्रांच का, एक ब्रांच का टोटल ईएमएफ कितना आएगा, एक ब्रांच का। भैया ये तो मैंने बोला ही भूल गया, हर एक ब्रांच में कितने सेल्स हैं, एन सेल्स हैं, और ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं, ऐसी एम ब्रांचेस हैं। आकाश बहुत सही भैया, एक ब्रांच का हो जाएगा एन ई, एक ब्रांच का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक ब्रांच का एन आर। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, एन ई एन ई एन ई, ऐसे बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं। यहां पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं भैया, मेरे पास एन ई और एन आर, ऐसे बहुत सारे सेल्स आ गए। ये हो गया एन ई, ये हो गया एन आर, और ऐसे बहुत सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कितने सेल्स ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं भैया, एम सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, एम ब्रांचेस। तो मेरे को बताओ अब मैं टोटल ईएमएफ कितना लिखूं, फाइनल ईएमएफ कितना लिखूं, ये बताओ। क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल ईएमएफ सेम ही रहेगा जो एक ब्रांच का है, एन ई, लेकिन आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एक ब्रांच का एन आर और टोटल मल्टीपल कितनी ब्रांचेस थी, एम। तो एन आर बाय एम। चेक करके बताओ किस किस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डाउट है। पहले तो ये लो, मैं पीछे से बैक स्लाइड कर रहा हूं, सब लोग आराम से चेक कर लो। सर क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। हाँ ऋतिका क्या कह रहे हो, सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, ये नोट डाउन हो गया, बढ़िया, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड लो। नो सर। हाँ, नहीं ना, चलो पहले आराम से कंप्लीट कर लो, जल्दबाजी मत करो, आराम से कर लो। डन सर। डन, चलो गुड। डन सर। चलो तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, अब मैं आगे कंटिन्यू करे जा रहा हूं। भैया फिर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज एन आर बाय एम। अब बस सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो करंट हो जाएगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एम आर प्लस एन आर, और एक एम चले जाएगा ऊपर। ये आएगा फाइनल आंसर करंट इन केस ऑफ अ मिक्स ग्रुपिंग, कि भैया मिक्स ग्रुपिंग में करंट निकालना हो तो कितना हो। अब इसमें अगर मैं केसेस लूं चेक करने के लिए कि भैया कौन सा केस में करंट ज्यादा आ रहा है, तो पहला केस मैंने लिया कि यार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बड़ा कर लेता हूं तो इस केस में मेरे पास आंसर आ रहा है एन ई बाय आर। लेकिन अगर मैं दूसरा केस लूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा कर दूं, तो उस केस में मेरे पास करंट आ रहा है एम ई बाय स्मॉल आर, सॉरी क्या स्मॉल आर, हाँ भाई एन ई बाय स्मॉल आर। लेकिन यार अब दोनों केस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें डिफिकल्टी हो गई। तो याद रखो मिक्स ग्रुपिंग के लिए बिल्कुल तीसरा केस चलेगा, बिल्कुल तीसरा केस। तीसरा केस क्या चलेगा मिक्स ग्रुपिंग के लिए, कि भैया जब भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, तो उस केस में हमारे पास करंट मैक्सिमम आएगा, उस केस में करंट हमारे पास मैक्सिमम आएगा। तो याद रखना जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, तो भैया फिर हमें कौन सी ग्रुपिंग करनी है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, एक तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बार बार सिंगल सिंगल बैटरी का ले लेते हैं। याद रखना पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ऑलमोस्ट इक्वल, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, तो उस केस में भैया हम हमेशा करवाएंगे अपने सर्किट की मिक्स्ड ग्रुपिंग। डन सर। बहुत सही, सर डन। वेरी गुड। तो भैया ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाला टॉपिक खत्म हुआ है। इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, जो Yes, क्वेश्चन आया हुआ था न्यूमेरिकल पार्ट में,
Yes, जैसे मैंने sir. बोला मिक्स ग्रुपिंग, अगर न्यूमेरिकल आता है तो ज्यादातर मिक्स ग्रुपिंग पे आता है, तो चलो वो क्वेश्चन ट्राई करो। Yes, sir. हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जब एम्स Yes, एग्जाम हुआ करता था भैया अलग से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आप सब बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो तो ये तो पता होगा, व्हाट आर ईल्स। भैया पता है सबको ईल्स क्या होती है? Yes. yes, sir. बेसिकली अ फिश जिसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है जो, Yes, राइट। sir. तो क्वेश्चन Yes. कह रहा है कि भैया ईल्स है और इसके अंदर क्या है भाई, मल्टीपल सेल कनेक्टेड है। ऐसे है ना, मल्टीपल सेल कनेक्टेड है, डायग्राम वगैरह क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ, कि ऐसे मल्टीपल सेल कनेक्टेड है और बहुत सारी ब्रांचेस है। कि ईल के अंदर बेसिकली अगर थोड़ा सा टेक्निकली देखा जाए तो इस तरीके से डायग्राम है कि भैया बहुत सारे सेल्स हैं, हर एक सेल का ईएमएफ गिवन है 0.5 वोल्ट हर एक सेल का, और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे लिख रहा हूं वैल्यू, हर एक सेल का ईएमएफ 0.15 वोल्ट, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.25 ओम्स ईच सेल। हमारे पास ऐसे एक ब्रांच में कितने सेल्स कनेक्टेड हैं? एक मिनट मेरे को पूरा क्वेश्चन पढ़ने दो, एक मिनट प्लीज। आर इन अरेंज इन 100 rows, each row stretching to this one। यार इसमें कुछ गड़बड़ है। ओके डन, गिवन है। वो कह रहा है यार हर एक रो में कितने सेल्स कनेक्टेड हैं? भैया हर एक रो में एन की वैल्यू गिवन है, भैया हर एक रो में 5000 सेल्स कनेक्टेड हैं। और ऐसी कितनी रोज हैं, ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं? तो उसने कह दिया कि भैया ऐसी टोटल ब्रांचेस है हमारे पास 100। पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर है या रिपीट करना है? Sir, clear है. सर क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। अब ये ईल जो है वो भैया पानी में फ्लो कर रही है, पानी में जा रही है, तो पानी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, पानी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है 500 ओम्स। तो आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दिस ईल कैन प्रोड्यूस, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ईल कैन प्रोड्यूस। चलो भैया मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, ऑप्शन दे रहा हूं, सब लोग अपने आप चेक करेंगे। पहला ऑप्शन गिवन है 1.5 एम्पियर, और ये बस लास्ट आज की कहानी यहीं पे खत्म। 3 amperes, 15 amperes, and the last one is 30 amperes। कि भैया ये ईल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सब कुछ क्वेश्चन में पहले से क्लियर कट गिवन है। Yes, sir. भाई बिल्कुल सही, सबके आंसर सही आ रहे हैं। बस एक आरती एक बार अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक करो आप, कहीं एक बस एक डेसिमल का है। भाई वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहे हैं। भैया सब लोग चेक करना, आंसर आना चाहिए। जहां तक मेरा आइडिया है ऑप्शन ए। कैसे भाई? अभी बस मैंने करंट का फॉर्मूला बताया आपको, बस करंट के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। एम एन ई डिवाइडेड बाय, भैया फॉर्मूला था एम आर प्लस एन आर। एम किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। और एन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। वैल्यूज बहुत सही से रखनी है, चेक करनी है आपको, वैल्यूज में गलती मत कर देना। कैलकुलेशन शायद से थोड़ी डिफिकल्ट हो, मुझे नहीं आइडिया। एम की वैल्यू, एम था ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस गिवन है क्वेश्चन में? मैंने बोला आपको 100 ब्रांचेस। एन का मतलब हर एक ब्रांच में कितने सेल्स? 5000। ईएमएफ हर एक सेल का कितना? 0.15 डिवाइडेड बाय
भैया कैपिटल एम मतलब ब्रांचेस इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 500 प्लस एन मतलब रोज मतलब नंबर ऑफ सेल्स 5000 और हर एक सेल की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना 0.25। यार इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है, 12th के स्टूडेंट हो आराम से कर सकते हो भैया। इसको सॉल्व करना है और आंसर चेक करना है। सो फाइनल आंसर विल कम अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 एम्पेयर्स आएगा। Yes, sir. बिल्कुल, Yes, ऑप्शन ए, sir. बहुत सही। तो अब चेक कर लो भैया, आज जो भी किया आज के लिए इतना ही है। चेक करो जो भी किया, क्या उसमें किसी को कोई डाउट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वगैरह में? No, sir. चलो यार, वेरी गुड। अरे थैंक यू सो मच भाई, बिल्कुल। तो टाटास, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड Bye. प्लीज, बाय बाय एंड प्लीज एक चीज बोल रहा हूँ भाई, मॉड्यूल सॉल्व करना काफी लोगों ने छोड़ दिया है।